कहते हैं कि आईने के पार एक दूसरी दुनिया होती है जो आमतौर पर कभी हमें नजर नहीं आती, या वो हमारे नजरों के सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। दादी कहती थी आईने के पीछे की दुनिया में आत्माओं का घर होता है, लेकिन ये बात कितनी सच है या फिर बचपन में सुनी सिर्फ कहानियां हैं। बचपन में दादी कहती थी कि कभी भी आईने के सामने मत सोना। बचपन में तो मुझे दादी की बात सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई उनकी बात में मुझे अंधविश्वास और बच्चों का दिल बहलाने के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। शुभम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इस घर में कुछ अधूरा सा है? अधूरा? क्या अधूरा? आईना, नया घर बनाया और उसमें आईना ही नहीं है। मुझे एक एंटिक मिरर लेना है। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में काफी अच्छी एंटिक चीजें मिलती हैं। चलो ना, आज वही चलते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। नीति शुभम के साथ बंजारा मार्केट गई। वहाँ एंटिक चीजों की फुल भरमार थी। नीति ने बहुत सी दुकानों पे कई सारे आईने देखे, लेकिन जैसा आईना उसे चाहिए था वो कहीं नहीं मिल रहा था। उफ यार, मैंने तो सुना था यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन जैसा आईना मुझे चाहिए वैसा कहीं नहीं है। नीति ने इतना कहा ही था कि तभी उसके सामने एक बंजारन आकर खड़ी हो गई। आईना चाहिए ना छोरी तने, हमारे साथ चल। इतना सुंदर आईना है हमारे पास, तू देख लेगी ना तो तने देखते ही पसंद आ जाएगा। अरे सोच के रही है, चल। नीति और शुभम उस बंजारन के साथ उसकी दुकान पर आए, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अलग था। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पर? अरे अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी तो उसी की वजह से ये धुआं हो गया है। ये देख छोरी, तेरा आईना कति तेरे जैसा खूबसूरत। आईना तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही आईना चाहिए था। मैं जानू हूँ छोरी, और यो आईना मैंने थारे लिए ही संभाल के रखा था। मेरे लिए ही संभाल के रखा था से आपका क्या मतलब है? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता छोरी, और मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने ये आईना किसी ऐसी छोरी के लिए संभाल के रखा था जिसके परिवार में खुशी आने वाली हो। तेरे पेट को देख के ही मैं समझ गई थी कि थारे भीतर नन्ही सी जान पल रही है। जब म्हारे को म्हारा बच्चा होने वाला था ना, तब हमारी सास ने मने यो दिया था, और जब हमारी बेटी को बालक होने वाला था तो मैंने यो उसे दिया था, पर वो बेचारी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब हमारा तो इस दुनिया में कोई है ना, तो तू गर्व से है तो तू इसे ले जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो शुभम, आगे चलते हैं। अरे के हो गया छोरी, ले जाना। सुबह से हमारी बोनी भी ना हुई है, तेरा बहुत बहुत एहसान हो जाएगा छोरी। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। नीति का मन तो नहीं था, लेकिन उस बंजारन का मन रखने के लिए उसने वो आईना खरीद लिया। उसने मार्केट से कोई और शॉपिंग भी नहीं की और सीधा घर आ गई। इतना बड़ा आईना मैं ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा यार, कहीं टूट न जाए। नहीं, रहने दो, तुम इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो, बाद में इसे ऊपर रख लेंगे। क्या यार, सुबह तो तुम हल्ला मचा रही थी कि ऊपर आईना नहीं है, और अब जब आ गया तो कह रही हो कि स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुभम ने आईने को स्टोर रूम में रख दिया और दोनों फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, लेकिन नीति का ध्यान बार बार उस आईने की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ उस बंजारन की कई बात घूम रही थी। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम्हें उस बंजारन की बातें कुछ अजीब नहीं लगी शुभम? मतलब उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? और उसकी बेटी की कहानी? अरे इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं नीति। अरे पुरानी औरतों को अक्सर देखकर ही सब पता लग जाता है। और रही बात उसकी बेटी की कहानी की, तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तो अपना दुख तुम्हारे साथ बांट लिया। कल मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। शुभम नीति को समझाकर सो गया, लेकिन वह उन बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके उसे देर रात नींद आई। सुबह सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई, लेकिन आंखें खुलते ही वह बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक उसके बिस्तर के सामने रखा था और आईने के अंदर उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे आईने के अंदर से उसे किसी ने जाग कर देखा और फिर भाग कर गायब हो गया। शुभम, शुभम,
अरे क्या हो गया नीति? अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये आईना यहाँ कैसे आया? मैंने आंखें खोली और सामने आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे आईने के उस पार से किसी ने मुझे देखा और फिर कहीं गायब हो गया। सुबह उठते ही सामने आईना देखोगी तो भ्रम तो हो ही जाएगा ना। और ये आईना मैं इसलिए ऊपर लेकर आया हूँ क्योंकि नीचे स्टोर रूम में चूहों ने हड़कंप मचाया हुआ है। तुमने जो लैंप स्टोर में रखा था ना, वो तो उन्होंने तोड़ दिया। अब आईना ना तोड़ दे, इसलिए शंभू के साथ मिलकर मैं इसे ऊपर लेकर आ गया। और हाँ, अब तुम उठी गई हो तो मेरे लिए नाश्ता बना दो ना प्लीज। नीति ने शुभम के लिए नाश्ता बनाया और थोड़ी देर बाद शुभम ऑफिस के लिए निकल गया। नहा धोकर नीति घर के मंदिर में दिया जलाने गई, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दिया नहीं जला। अरे ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? नीति ने फिर से माचिस जलाई। इस बार दिए में रखे कपूर ने आंच पकड़ ली, लेकिन लकड़ी के मंदिर में भी आंच लग गई और नीति ने पानी घेर कर उस आग को बुझाया। पता नहीं कल से क्या हो रहा है, अचानक मंदिर भी जल गया। एक तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, अंदर जाकर पेन किलर लेती। इससे पहले कि नीति अंदर जाती, उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई छोटा बच्चा इधर उधर भाग रहा हो। उसने जल्दी से कमरे की तरफ जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो उसे लगा कि जैसे कमरे में कोई परछाई दौड़ती हुई उसके बेड के पास आईने में समा गई। नीति आईने के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आईना कुछ कहना चाहता है। इसे देखकर दादी की कही हुई बातें याद आ रही है कि इस आईने के उस पार जरूर किसी का घर है। नीति ने ये कहते हुए आईने को हाथ लगाया। आईने के ऊपर सीधी तरफ एक निशान बना हुआ था। नीति ने जैसे ही उस निशान को हाथ लगाया, उसे एक जोरदार झटका लगा। नीति ने अपना सर पकड़ा और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। रात को उसके पास शुभम का कॉल आया। हेलो नीति, यार यहाँ पर बस वालों ने स्ट्राइक कर दी है और कोई कैब भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। आज रात लगता है मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तुम प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है? ओके। नीति पहले ही डरी हुई थी, लेकिन उसने शुभम के सामने डर को जाहिर नहीं होने दिया। वो आंखें बंद कर कर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उसे नींद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद उसकी हल्की सी आंख लग गई थी, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज फुसफुसाहट की आई, जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत ही भयानक आवाज में कुछ गाता आ रहा हो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तभी उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी और आईने का भयानक दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। आईने में उसे एक बेहद भयानक बच्चा दिखाई दिया। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को तोड़ दिया और अपनी गर्दन को हाथ में लिए नीति की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे नीति का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो जोर से चिल्लाई और उसने रूम की लाइट ऑन कर दी, लेकिन लाइट ऑन ही नहीं हुई। नीति ने एसी की तरफ देखा तो एसी भी बंद था। लगता है लाइट चली गई है। और दादी ठीक कहती थी, बिस्तर के आगे कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। आईना बिस्तर के सामने से हटा देती हूँ। बहुत अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं इससे मुझे। नीति अपने बिस्तर से उठकर आईने के पास गई। उसने दोनों हाथों से आईना पकड़ा और दूसरी तरफ रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो आईना उससे हिल ही नहीं पा रहा था, जैसे वो खुद उसके बिस्तर के सामने से कहीं जाना ही ना चाहता हो। नीति ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। जैसे ही वो रोशनी आईने पर पड़ी, आईने के अंदर का नजारा देखकर नीति की रूह कांप गई। आईने में पूरी तरह एक जख्मी औरत दिखाई दे रही थी, जो गर्भ से थी और उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ था। उसके साथ एक बच्चा जो पूरी तरह से जख्मी था और उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। जब नीति ने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो उसका सर नहीं था, क्योंकि उसने अपना सर अपने हाथ में
पकड़ा हुआ था, जो बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी दोबारा से बिजली कड़की। इस बार आईने पर रोशनी पड़ी तो आईने में कुछ भी नहीं था। नीति ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वही औरत और उसका सर कटा बच्चा उसके सामने खड़े थे। नीति बहुत घबरा गई थी और वो जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। नीति के हाथ उन दोनों ने कस के पकड़ लिए। नीति खुद को बचाने के लिए बहुत झटपटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस औरत ने नीति का गला पकड़कर जोर से दूर पटक दिया और अचानक वो दोनों नीति के सामने से गायब हो गए और फिर उसी आईने में समा गए। नीति ने अपने हाथ में पकड़ा फूलदान शीशे में दे मारा। वो फूलदान आईने से टकरा कर चकनाचूर हो गया, लेकिन आईने पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे नीति और घबरा गई और वो कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। नीति, नीति गेट खोलो, नीति। शुभम की आवाज सुनकर नीति थोड़ी शांत हुई और वो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। तभी पीछे से नीति के पैरों को किसी ने पकड़ लिया और पेट की बल गिरा दिया। नीति, नीति क्या हुआ तुम्हें? नीति पूरी जान लगाकर उस हाथ से अपना पीछा छुटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हाथ उसके पैरों पर अपने नाखूनों की पकड़ बनाए था। नीति ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस हाथ ने उसके पैर के मांस को नोच डाला, लेकिन वो अपने पेट पर हाथ रखकर कमरे से जल्दी से भागी और उसके पैर से खून बह रहा था। उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने शुभम नहीं था। शुभम, देखो, तुम मुझे डराने के लिए छुप गए हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो, मेरे सामने आ जाओ। नीति ने बार बार शुभम का नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वापिस कमरे में जाने की नीति की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने लैंडलाइन से शुभम को फोन किया। हेलो, तुम अभी घर आए थे ना शुभम? तुम दरवाजा खटखटा रहे थे ना, तुम कहाँ पर हो? क्या? अरे शाम को तुम्हें बताया तो था मैंने कि बसेस की स्ट्राइक है, मैं इसलिए घर नहीं आ सकता। क्या? तो फिर दरवाजा खटखटाकर तुम्हारी आवाज में कौन बोल रहा था? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नीति के कानों में बच्चे की फिर से वही भयानक आवाज पड़ी और अचानक कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो शुभम। अंदर नीति के फोन पर रिंग हुई, लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उसके पैर कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो कमरे में गई। उसके कमरे में अंदर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में बच्चे की वही भयानक आवाज गूंजने लगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नीति ने नजर घुमाकर देखा तो उसे आईने में वही बच्चा दिखाई दिया। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? नीति के इतना कहते ही कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी, लेकिन वो चीख उस बच्चे की नहीं बल्कि उस औरत की थी। वो बच्चा नीति के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घसीटते हुए आईने के पास ले गया। आईने के अंदर वही घायल औरत थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने जैसे ही अपना घूंघट उठाया, नीति की जान सूख कर हलक में अटक गई। आईने के उस पार जो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा हूबहू उस बंजारन जैसा था। तुम, ये चेहरा तो हूबहू उसी औरत से मिल रहा है जिसने मुझे ये आईना बेचा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? याद कर वो रात माणिक नगर में नशे में गाड़ी चलाकर जब तूने एक औरत और उसके बच्चे को मार दिया था। वो मैं ही थी। तूने मुझे मारा,
मेरे 5 साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला, अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाला। मेरे पेट में एक नन्ही जान पल रही थी, तूने उसे भी मार डाला। उस दिन से लेकर आज तक मेरी माँ तुझे ही ढूंढ रही थी, और देख तू मेरी माँ को मिल गई, और अपने हाथों से तू मुझे अपने घर ले आई। जब तू वहां से भाग रही थी ना, तब देख लिया था मेरी माँ ने तुझे, और उस दिन से वो बस तेरे ही इंतजार में थी। बंजारन भाग कर आ रही है अपनी बेटी और नाती के पास, जिनका एक्सीडेंट हो गया है। मारे नाती को मार डाला। पर तू चिंता न कर मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ ना होने दूंगी। बंजारन का नाती तो पहले ही मर चुका था, लेकिन उसने अपनी बेटी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस वहां पहुंची उसकी बेटी की भी जान जा चुकी थी। बंजारन उनके पार्थिव शरीर को घर लेकर आई। उसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट चुका था। इस दुनिया में थारे सिवा मारा था ही कौन? मारी बच्चे, मारा नाती, तेरे पेट में पलने वाले बालक ने भी मार गई। पर मैं उसे जिंदा न छोड़ूंगी। अपना बदला तो उससे खुद लेगी छोरी। बस एक बार वो मने मिल जाए, उसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगी। बंजारन की बेटी और नाती की अकाल मृत्यु हुई थी, इसीलिए वे चाहकर भी मुक्ति नहीं पा सकते थे। तो बंजारन ने काले जादू से दोनों की आत्मा को उस आईने के अंदर कैद कर दिया। उसने नीति का चेहरा देखा था और उसने अपने हाथों से नीति का चित्र बनाया और उस पर तंत्र विद्या करके उसे अपने पास बुला लिया। नीति अपने मन से बंजारा मार्केट नहीं गई थी, बल्कि ये सब बंजारन ने खुद किया था। अब तो तू सब समझ गई होगी ना। अपना बदला तो मैं आज लेकर जाऊंगी। तूने हमारे साथ हमारे बच्चे को भी मार डाला था ना, तो आज तेरे साथ थारा बच्चा भी हमारे साथ ही जाएगा। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीति ने जैसे ही ऐसा कहा, आईने के पास उस औरत और बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों इतनी जोर से चिल्लाए कि कमरे में लगी खिड़कियों के कांच भी टूटकर बिखर गए। उनकी चीख इतनी तेज थी कि नीति उनकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके कानों से खून निकलने लगा, मानो उसके दिमाग की नस फट गई हो। नीति उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक तेज आवाज के साथ वो आईना टूटकर चकनाचूर हो गया और कुछ देर बाद वहां सब शांत हो गया।